हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग क्लास 11 एंड क्लास 12 के हर एक चैप्टर का लो लेवल क्वेश्चन से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप यहाँ पर लो लेवल के क्वेश्चन से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। जो यहाँ पर लो लेवल का क्वेश्चन होगा वो बेसिकली आपका बोर्ड लेवल का होगा, और फिर उससे जैसे जैसे हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे तो वो सभी आपके लिए कम्पिटिटिव लेवल का होगा। जैसे नीट एग्जाम के लिए, जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग आज सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कुछ लो लेवल क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको जनरली बोर्ड लेवल में पूछे जाते हैं, या यदि आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं तो वहां पर भी ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पर बता दूं, अगर इस तरह आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटीज का क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और फिर उस फॉर्मूला के हेल्प से आप आसानी से उसका यूनिट बता सकते हैं, और फिर यूनिट के हेल्प से आप आसानी से डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सभी फॉर्मूलाज को याद रखना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको फर्स्ट में पूछा जा रहा है कि सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो सरफेस टेंशन को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, एंड सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, अब इस फॉर्मूला से आप सरफेस टेंशन का आसानी से यूनिट बता सकते हैं और फिर डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता सकते हैं। जैसे देखिए, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो फोर्स का हम जानते हैं न्यूटन, एंड लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर। सो आप बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। सो दिस इज द यूनिट। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए न्यूटन को आप कैसे लिख सकते हैं एमकेएस सिस्टम में, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर डिनोमिनेटर में आपका मीटर है। सो न्यूटन पर मीटर कैन बी रिटन एज केजी मीटर, सॉरी, दिस दिस मीटर विल गेट्स कैंसल्ड आउट। ओके, ये मीटर कैंसल आउट हो जाएगा। सो केजी डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, ये भी इसका यूनिट हो गया। अब आप यहाँ पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए केजी है, तो केजी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम, और सेकेंड स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर। सो आप बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, एम टी माइनस टू। एम टी माइनस टू, इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इस जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये रिकॉल करना होगा कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन किस फॉर्मूला में आता है। तो जब आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला होगा, F इज इक्वल टू जी m1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप वहां पर देखेंगे। ओके, तो यहां से देखिए आप G इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सो F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1m2। अब आप यहाँ पर आसानी से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। या तो आप पहले इसका यूनिट निकाल लीजिए, या आप सिंपली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी डायरेक्ट लिख सकते हैं।
कैसे वो देखिए। पहले फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mlt-2। ओके, फिर यहाँ पर आर स्क्वायर है, आर क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, सो इट विल बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए मास m1 m2 है, सो m इंटू एम हो जाएगा, आप इसे m स्क्वायर भी लिख सकते थे, अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो m दिस l, यहाँ पर देखिए l का पावर 1 है और यहाँ पर l का पावर 2 है, तो यहाँ पर आप लॉ ऑफ इंडिसेस का यूज करके आप बोल सकते हैं कि l का पावर 3 हो जाएगा, t का पावर -2 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में m का पावर 1 है और फिर यहाँ पर नीचे में m का पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब बेस सेम हो और डिवीजन के फॉर्म में हो तो वहां पर पावर माइनस हो जाता है, तो आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं m का पावर 1 - 2, l का पावर 3 इंटू t का पावर -2। So from here you can write the dimensional formula of gravitational constant which is m-1 l3 t-2। देखिए आपका g का डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है m-1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इम्पल्स का। इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, आइए देखते हैं। इम्पल्स जिसे हम J से डिनोट करते हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो इम्पल्स क्या होता है माय डियर, जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, सपोज 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स और टाइम के मल्टीप्लिकेशन को ही हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। सो आप बोल सकते हैं इम्पल्स इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब तो आप आसानी से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, कैसे, तो मैंने बताया था कि पहले आप यूनिट लिखा कीजिए, फिर यूनिट के बाद डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। बट यदि आपको एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mlt-2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम है, तो टाइम का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, तो यहां से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, mlt-1। तो इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए आपने निकाल लिया, कितना आ गया, mlt-1। ओके, चलिए अब लास्ट में आप देख पा रहे हैं टॉर्क, इस टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लिखना है, चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। नंबर डी, टॉर्क। तो आइए देखते हैं टॉर्क होता क्या है। तो देखिए जब भी किसी बॉडी को, सपोज ये कोई बॉडी है और ये बॉडी का क्रॉस सेक्शन है, ये आपका बॉडी का क्रॉस सेक्शन है, यानी बॉडी कैसा है, सर्कुलर बॉडी है, और यहाँ पर सपोज आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, इक्वल फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका यहाँ पर इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा कि ये ऑब्जेक्ट ट्विस्ट होगा, आप इसको ट्विस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसी ट्विस्टिंग मोमेंट को हम टॉर्क बोलते हैं। और फिर टॉर्क को हम लिखते कैसे हैं, टॉर्क इज इक्वल टू जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं जिस डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, सपोज ये डिस्टेंस आप आर मान लीजिए, ठीक है, या आप यहाँ पर बेहतर होगा आप डी लिखिए, नहीं तो आर से कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा रेडियस है वो, एफ इंटू डी, यही आपका फॉर्मूला हो गया टॉर्क का। यानी जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी को ट्विस्ट करने के लिए, और फिर वहां पर जो डिस्टेंस होगा दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टॉर्क मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका यूनिट क्या होगा, आप यूनिट भी लिख सकते हैं, यूनिट इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, mlt-2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, l, सो आप यहाँ पर कह सकते हैं
टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml2t-2, ml2t-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया टॉर्क का। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से बनाएंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का यदि डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला के हेल्प से आप उसका यूनिट बता सकते हैं और फिर आप आसानी से डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अब देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द वेलोसिटी v of a particle depends upon the time t according to the equation v is equal to a plus bt plus c by d plus t। देखिए आपको v और t के बीच का एक रिलेशन दिया हुआ है a प्लस bt प्लस c डिवाइडेड बाय d प्लस t। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि a b c और d का डायमेंशंस क्या होगा। आपको इस a b c और d का डायमेंशंस निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि v क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी इज इक्वल टू हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आपने पढ़ा होगा एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उस प्रिंसिपल का क्या कहना था कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे सभी का डायमेंशंस सेम होगा, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए ये जो आपका इक्वेशन है, यानी इस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं सभी टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। फर्स्ट टर्म आपको भी दिख रहा है, सेकेंड टर्म ए है, तीसरा टर्म बी टी है और फोर्थ टर्म क्या है, सी बाय डी प्लस टी है। तो यहाँ पर टोटल 4 टर्म्स हैं, चारों टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे। ठीक है, सेम होंगे। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो आप दूसरा टर्म देख रहे हैं ए का डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी के बराबर होगा। ओके, उसी तरह बीटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी के बराबर होगा। उसी तरह आपका जो फोर्थ टर्म है सी बाई डी प्लस टी, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। ओके, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या आप इसको सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये तीनों टर्म को हम ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तब हमें वेलोसिटी मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये तीनों टर्म वेलोसिटी होगा, तभी तो हम वेलोसिटी को ऐड कर रहे हैं, वेलोसिटी को ऐड करेंगे तभी तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम डिस्प्लेसमेंट, एक्सलरेशन, फोर्स इस सभी को ऐड कर रहे हैं और हमें वेलोसिटी मिल जाए, नहीं। जब हम वेलोसिटी को ही ऐड करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। इसका मतलब है कि आपका तीनों टर्म, जो तीनों टर्म आप देख रहे हैं ये तीनों टर्म वेलोसिटी ही होगा। ओके, तो यहां से आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ, from the principle of homogeneity। homogeneity ओके, क्या लिखेंगे, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। तो यहां से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर इसका मतलब है कि a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो v के बराबर होगा, और v का क्या होता है, lt माइनस 1। तो देखिए हमने a का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। उसी तरह वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, तीसरा टर्म जो आप देख रहे हैं बीटी, उसके बराबर हो जाएगा। आइए ओके, सो यहां से हमें बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। सो बी इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय टी, ऐसा आप लिख सकते हैं। v का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हैं एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी का क्या हो जाएगा, टाइम।
तो यहां से आपको मिल जाएगा LT-2। तो देखिए D का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने निकाल लिया LT-2। आइए अब हम लोग यहाँ पर इसके आगे देख लेते हैं। फिर उसी तरह जो V का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला लास्ट टर्म का होगा C/D+T। ध्यान देंगे आप यहाँ पे। चलिए हमें यहाँ पर C का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। सो C कैन बी रिटन एज V मल्टीप्लाइड बाय D+T। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए D+T लिखा हुआ है, D+T। हमें D का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और D ऐड हो रहा है टाइम के साथ। D ऐड हो रहा है टाइम के साथ। तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब D भी टाइम होगा। आप टाइम को ही टाइम से ऐड कर सकते हैं। आप टाइम को ही टाइम से ऐड कर सकते हैं। T तो हम कंफर्म है कि टाइम है, इसका मतलब है कि ये D भी टाइम ही होगा, तभी तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि D का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा? टाइम के बराबर हो जाएगा। यानी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ D इज ओनली T। ठीक है, तो हमने D का भी निकाल लिया। अब यहाँ पर C बच गया है। तो देखिए सो C द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C विल बी इक्वल टू V, और यहाँ पर D+T का डायमेंशन क्या होगा? T के बराबर ही होगा। अब आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं V का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 और T का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा ओनली L, यानी C का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपका L हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो देखिए हमने यहाँ पर ए बी और सी एंड डी सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल लिया। तो यही मेथड है, इसी मेथड से आप इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस इसी टाइप के पूछे गए हुए हैं एग्जाम में, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से बनाएंगे। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए देखिए, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इफ वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स were chosen as basic quantities, then find the dimensions of mass and energy। देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को हम लोग अगर बेसिक क्वांटिटीज मान लें, ठीक है, बेसिक क्वांटिटीज का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लें, तो फिर बताइए कि मास और एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज, इन टर्म्स ऑफ बेसिक डायमेंशन। ओके, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हम लोग जनरली MLT को फंडामेंटल डायमेंशन मान के चलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज मान के चलते हैं, मास, लेंथ, टाइम को। ठीक है, और फिर जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम उसी फंडामेंटल के टर्म्स में निकालते हैं। बट यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को हम लोग बेसिक क्वांटिटीज मान रहे हैं। ओके, दैट मीन्स वेलोसिटी, टाइम और फोर्स, इस तीनों को हम लोग बेसिक क्वांटिटीज मान के चल रहे हैं। बेसिक क्वांटिटीज, तो काफी आसान क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर आपसे मास और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप बस सिंपली ये ध्यान में रखिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें मास को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज, इन टर्म्स ऑफ दीज बेसिक क्वांटिटीज। तो आपको मास को ब्रेक करना होगा इन इन सभी बेसिक क्वांटिटीज के टर्म्स में। ठीक है, आपको मास को ब्रेक करना होगा, मास को लिखना होगा इन तीनों के टर्म्स में लिखना होगा मास को। कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। मास को आप कैसे लिख सकते हैं? मास इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं फोर्स बाय एक्सेलरेशन? आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, फोर्स बाय एक्सेलरेशन। ओके, फिर देखिए
फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन को क्या हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम, तो टाइम ऊपर चला गया। अब देखिए, सो यहां पर आपने मास को आपने लिख दिया फोर्स इनटू टाइम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। फोर्स, टाइम और वेलोसिटी, फोर्स, टाइम, वेलोसिटी, ये तीनों हमारा बेसिक क्वांटिटीज है इस क्वेश्चन के अनुसार। और फिर आपने क्या किया, मास को उन तीनों के टर्म्स में आपने मास को लिख दिया, बस यही करना है हमें। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो देखिए। ऊपर में फोर्स लिखा हुआ है, सो एफ, फिर टाइम है सो टी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। So here mass can be written as एफ टी भी माइनस वन। इसी तरह आपको लिखना है, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए हमने मास को फोर्स, टाइम और वेलोसिटी के टर्म्स में हमने लिख दिया, यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको जिसका भी डायमेंशन पूछा जाए और फिर जो बेसिक क्वांटिटीज माना गया है उसके टर्म्स में आपको लिखना है। चलिए, अब यहाँ पर एनर्जी पूछा जा रहा है, तो एनर्जी का भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखिए, एनर्जी, एनर्जी का पूछ रहा है तो आप कोई भी एनर्जी ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी लेके निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, चलिए, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला में ये हाफ आपका क्या है, हाफ आपका नंबर है तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। मास, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा। ओके, मास का अभी जस्ट आपने निकाला है एफ टी भी माइनस वन, एफ टी भी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय भी स्क्वायर। सो यहां से देखिए एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है, एफ टी भी वन, एफ टी भी बोल सकते हैं। तो यही हो गया एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था। तो इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो अगर अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, अब यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर आपके लिए पीएसपी लाया हूं मैंने। यहाँ पर देखिए पीएसपी क्या होता है, प्रॉब्लम्स फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। ठीक है, ये दो तीन प्रॉब्लम मैंने आपके लिए लाया है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने जिस तरह का बताया था उसी तरह का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज का, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, चार्ज, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया है, बस आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन। एक रिलेशन दिया हुआ है आपको, P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए टी। और यहाँ पर P क्या है, पावर है, X क्या है, डिस्टेंस, और T क्या है, टाइम है। तो आपको यहाँ पर A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन, इफ द एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स बी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशन ऑफ मास विल बी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी अभी जस्ट आपने देखा। अगर एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज मान के चलें तो मास का डायमेंशन क्या होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, एंड आई होप कि आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिए इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगले सेशन में हम लोग फिर अभी फिलहाल लो लेवल का क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग अभी लो लेवल्स के क्वेश्चन को ही देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे। ओके,
तो चलिए माय डियर, इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू माय डियर, थैंक यू।